is the answer of this one? Incorrect regarding Bohr theory. Bohr theory के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला दिया हुआ है v is velocity. Velocity is inversely proportional to number of cells, या बोलो सेल नंबर. ट्रू है कि फॉल्स है? हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं 2.18 into 10 to the power. सर सी इनकरेक्ट है. z/n मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है. ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, हम लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा है. टाइम पीरियड इज n cubed by z square. फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें तो इसको हम लोग उल्टा करना पड़ेगा, तब रेसिप्रोकल रिलेशन मिलेगी. फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो इसको उल्टा करो तो आता है कि z cube by n, z square by n cube. सही है सेकंड वाला भी. r is proportional to n square z. No, r is proportional is equal to a naught n square by z. z नीचे रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z से. So this one is the right answer. This one is incorrect regarding Bohr's theory. Okay. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कोई मुझे बता सकता है क्या? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जरा जल्दी से सोच के. तो इसमें शेल नंबर कौन सा है? मुझे नहीं मालूम, बताइए सोच के. R of H is 0.53 angstrom दिया हुआ है आपसे. R of H is 0.53 angstrom. तो आप रफली दिमाग लगा सकते हो कि H का पहला ऑर्बिट जो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम. 0.529 को क्या कर दिया ये लोग? R1 यदि हाइड्रोजन का हम लोग बात करें तो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है. इन्होंने 9 को राउंड ऑफ कर दिया तो 0.53 कर दिया. तो हो सके बात हो रहा है पहला ही रेडियस. ठीक है. तो आपसे पूछा है R of Li2 प्लस, मतलब शायद पहला ही रेडियस पूछा है Li2. तो क्या हो सकता है? देखो इस फॉर्मूला, इस सम को हम लोग बनाने के लिए तरीका तो लगा सकते हैं. एक तरीका हम लोग लगा सकते हैं कि R of Li2 प्लस फर्स्ट का will be equal to a naught n square. पहला पूछ रहा है 1 square by z is what? सॉरी, z होगी 3 इसकी. ओके, तो आप a naught का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3 करो तो आएगी 0.17 एंगस्ट्रॉम, है ना. 3 1 3 और 2 3 3 7 21, रफली 0.17. ओके, बट आप इसमें एक और दिमाग लगा सकते हो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए. ध्यान से सुनो मेरी बात को. देखो हाइड्रोजन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल दिमाग भी चल सकता है यदि फास्ट बच्चे बनाए तो. हाइड्रोजन का एक एटम है समझो, तो हाइड्रोजन के एक एटम में कितनी प्रोटॉन पड़ी हुई है? एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, ठीक है ना. वही Li2 प्लस का जो एक एटम है उसमें कितनी प्रोटॉन पड़ी होगी? 3 प्रोटॉन पड़ी होगी. तो ये पक्का समझ रहे हो कि ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी है बोर की. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है. तो इसको कुछ फोर्स से ये अंदर खींच रहा है. मुझे ये बात बताओ कि लिथियम में कितना गुना ज्यादा फोर्स से अंदर खींचेगा? तो 3 टाइम्स ज्यादा फोर्स से अंदर खींचेगा. तो इसका मतलब रेडियस को 3 गुना छोटा कर सकता है कि नहीं? तो 3 गुना छोटा कर सकता है. तो वही तो हम लोग कर रहे हैं. 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, निकल सकता है. तो ये भी दिमाग लगा के इस सम को बनाया जा सकता है. ओके, आई रिक्वेस्ट जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं प्लीज लेट ज्वाइन ना करें, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटेगा आप लोगों का. इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, डोंट ज्वाइन लेट. चलिए थर्ड क्वेश्चन. गैस एब्जॉर्ब्स, एक गैस की मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब
कर रही है 355 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ। सपोज करो एक गैस है, वो एक 355 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और एमिट कर रहा है कितना, दो वेवलेंथ एमिट कर रहा है। इफ वन इज 680 नैनोमीटर, बोल रहा है कि एमिट कर रहा है एक 680 नैनोमीटर का, तो दूसरा कितना का एमिट करेगा, द अदर इज, if one is 60 680 नैनोमीटर, the other is, तो अदर का आपसे पूछा गया है, वेवलेंथ पूछा गया है। ओके, तो देखो बेटा ये सम को थोड़ा एक टेक्निकली सोचो कि यदि एक सिस्टम कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसको उस एनर्जी को निकालना भी पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि यदि आप किसी से 100 रुपया उधार लेते हो तो आप 100 रुपया उसे लौटाओगे, ये पक्का सा बात है। हो सकता है आप ये कर सकते हो कि एक बार में 100 रुपया ना दो, एक बार में 50 दो, एक बार में 60 दो, एक बार में 40 दो, ऐसा कर सकते हो। एक बार में 70 दो, एक बार में 30 दो, ऐसा कर सकते हो। तो ये 355 नैनोमीटर की वेवलेंथ से जो एनर्जी इस गैस को मिल रहा है, गैस ए मान लेते हैं, इस गैस ए को जो एनर्जी 355 नैनोमीटर से मिल रहा है वो उतनी एनर्जी ही लिबरेट करेगा। वो एनर्जी तो अपने अंदर रख नहीं सकता है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको उतना लिबरेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसको उतना ही लिबरेट करना ही पड़ेगा। तो दो रेडिएशन के फॉर्म में वो लिबरेट कर रहा है, तो इसका मैं मान सकता हूं एनर्जी E2 और इसका मैं एनर्जी मान सकता हूं E3। तो E1 का जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc/λ1, मान सकता हूं मैं hc/λ1 which is will be equal to hc/λ2, इसको λ3 मान लेते हैं, which will be equal to hc/λ3। होगा कि नहीं, एनर्जी सिस्टम कंजर्व रखती है, ये सब आपको मालूम है। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना एनर्जी उसको लिबरेट करना ही पड़ेगा। तो hc1/λ1 will be equal to hc/λ2 hc/λ3। hc को कॉमन लेके हुए आप काट सकते हो, तो 1/λ1 will be equal to 1/λ2 plus 1/λ3। ओके, तो और सिंपल सी रिलेशन है, लैम्डा का वैल्यू पहला का दिया हुआ है पुट करो, दूसरा का दिया हुआ पुट करो, तीसरा का आप निकाल लोगे। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। बोलो, फिर माइनस में आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? आई सपोज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई कि नहीं सबको? बन जाएगी, बन जाएगा, बन जाएगी। ओके, सिंपल सी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आपको हार्ड लगे, बट कैलकुलेशन पार्ट मैथमेटिकल पार्ट है, हाँ। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को रीड करो, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आईडी मेंस का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आज जितना मैं लिखा हूं वो सारे आईडीज के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन बोला गया है, देखो क्वेश्चन सब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर इज, इन लिख दिया हम लोग, इज 300 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ इंसिडेंट किया जा रहा है किसी मेटल के सरफेस पे। 300 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ इंसिडेंट किया जा रहा है कुछ मेटल्स पे। हाउ मेनी विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ मेटल्स दिया हुआ है यहाँ पे, लिथियम, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5, 2.4, 2.3, 2.2, ये सारे वैल्यूज दिए गए हैं। ओके, आपको बोला गया है ये सारे मेटल्स जिसपे सब पे 300 का गिराओ, एक बार इस पे, एक बार इस पर, एक बार इस पे, एक बार इस पे, सब पे एक बार गिराओ 300 नैनोमीटर। तो कितने केसेस में या कितने मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। सर 5 केसेस, 5 मेटल्स। 5 मेटल्स शो करेंगे। रॉन्ग आंसर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है सबका वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है। कोई बच्चा बता सकता है क्या इस क्वेश्चन को? मेटल पे 300 नैनोमीटर की गिर रही है,
आपको सबसे पहले 300 नैनोमीटर की एनर्जी निकाल लेनी है कि नहीं? एनर्जी क्या होगी? E is equal to hc by लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी दिया रहता है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या यूज करोगे? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर। लैम्डा कितना है? 300 नैनोमीटर। ओके, नैनोमीटर गया, नैनोमीटर गया, ये गया, ये गया। आप काटोगे तो 34 जा 120 और 10 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो गिर रहा है इसकी एनर्जी है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो बता दो मुझे किससे किससे निकालेगा? कितनों से निकालेगा? इतनी एनर्जी आ रही है लाइट से, तो कितनों से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? 4 से निकलेगा। देखो इतनी एनर्जी आ रही है, तो या तो इसकी वर्क फंक्शन 4.1 के बराबर होना चाहिए या 4.1 से कम होना चाहिए, तभी ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 4.1 से कम है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, बाकी सबका तो ज्यादा ही है। 4 केसेस में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ गए? वर्क फंक्शन क्या होना है? उसके बराबर या उससे नीचे की वैल्यू का ही निकाल पाएगा ये लाइट, है ना? गॉट इट? ये सारे वर्क फंक्शन इस सब तो क्या है? ज्यादा है। तो 4.1 वाला कभी भी निकाल पाएगा क्या ज्यादा वाला इसका? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ। देखो क्वेश्चन की लेवल है थोड़ी आज, सारे मेंस की क्वेश्चन हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। Bohr's radius of second orbit, take 1 minute time, 1 minute time ले लो। Bohr's radius, ध्यान से देखो, Bohr's radius of second orbit of B3 plus is equal to, किसके इक्वल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बनाना चाहिए आपको। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी राइट आंसर। यस सर, बी। Bohr's radius of second orbit of B3 plus, देखो हम लोग निकालते हैं, Rn का फॉर्मूला होता है a नॉट n स्क्वायर बाय z। Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर, कौन सा घर का पूछा है? सेकंड का, 2 स्क्वायर 4, z क्या है? बेरिलियम का 4 है, 4 4 कटा, तो Rn इसकी a नॉट की बराबर आ गई। तो a नॉट किसकी होती है? फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन की होती है ना a नॉट। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, deflection of few particles in Rutherford experiment show nucleus is A small, heavy, light, D, A and B both. सर ए एंड बी बोथ। सर ए एंड बी हमें बोथ। deflection सर ए एंड बी। एक्सपेरिमेंट उसमें पता चलता है कि न्यूक्लियस काफी छोटी है और काफी हैवी है, सारे चार्ज एक छोटा सा जगह पे प्रेजेंट है। ओके, ये क्वेश्चन कौन बनाएगा? टाइम पीरियड ऑफ वेव इज इतना, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? वेरी गुड क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 5 into 10 to the power minus 3 सेकंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? 1 मिनट टाइम, जल्दी। टाइम पीरियड दिया हुआ है सर 200 0.2 into 10 to the power। यस, सर 200 हर्ट्ज। क्या हो जाएगी? टाइम 200। 5 into 10 to the power minus 3 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। फ्रीक्वेंसी विल बी 1 by 5 into 10 to the power minus 3 सेकंड। यदि आप उल्टा करोगे तो 1 by 5 into 10 to the power 3 सेकंड इनवर्स, माइनस 3 को ऊपर लेके आ 10 to the power 3, 1 by 5 को लिख सकते हो 0.2 into 10 to the power 3 सेकंड इनवर्स या 2 into 10 to the power 2 सेकंड इनवर्स। ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ है। ओके, समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। ओके बेटा, मेरा वीडियो क्लियर है ना? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके चलो, ये वाला, द साइंटिस्ट हु
The scientist who proposed atomic model based on quantization of energy for first time. Niels Bohr. Yes, ऑप्शन में मैक्स प्लैंक भी दिया हुआ था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्वांटाइजेशन वाला तो मैक्स प्लैंक बोला था, नहीं, कॉन्सेप्ट को नील बोर ने लगाया अपने मॉडल में। नील बोर, चलिए, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, वेरी इजी क्वेश्चन, सर ऑप्शन बी। डी। यस सर। बी है, ये नहीं है तो डी कहां है? सर बी। अच्छा बी, वेरी गुड, हाँ बी होगी, वेरी इजी। mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh by 2 pi होती है, n की जगह में 5 लिखो, 5 by h divided by 2 pi, 5 by 2 2.5 h by 5, वेरी इजी। ओके, तो आई सपोज जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लो इन क्वेश्चंस का, खुद से ट्राई करना एक बार बना के साड़ी को। सर अच्छा हाँ हो गया? यस सर। चलिए अब मैं इसको रब करता हूं। सर हाँ बेटा, सर क्लासिकल थ्योरी क्या होता है? क्या बोले बेटा? सर क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, देखो क्लासिकल थ्योरी को हम बहुत सेंस में बहुत कुछ बोलते हैं, बट इतना समझ लो सिंपल में कि जो 19th सेंचुरी से पहले वाले थ्योरी, मतलब 19th सेंचुरी से पहले वाले थ्योरीज को हम क्लासिकल, ओके, बट बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में और कुछ बोला जाता है, पर सिंपल में भी 19th सेंचुरी से पहले वाले थ्योरीज को भी कॉल एज क्लासिकल। न्यूटन के, देखो थ्योरीज को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं एक्चुअली। देखो न्यूटन का थ्योरी, उसको हम लोग क्लासिकल थ्योरीज बोलते हैं। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आई, वो मॉडर्न थ्योरी में आता है, समझे? जिन थ्योरीज में क्वांटम मैकेनिक्स लग जाता है उनको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं या क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और जहां हम लोग क्वांटम थ्योरी नहीं लगाते हैं उनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोल के चलाते हैं। बता दूंगा डेप्थ में, जब बताऊंगा श्रोडिंगर का इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, वहां पे इन डिटेल ये सब डिस्कस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में टाइम क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में एनर्जी देखा था क्या हम लोगों ने? यस सर। हाँ, हम लोगों ने एनर्जी का सब कुछ देखा। तो चलो फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन मैं उसका कर देता हूं। मैंने बताया भी था सर, हाँ दिमाग में आया, मैंने बताया था कि एक शॉर्ट रिवीजन कर दूंगा। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? माइनस k z स्क्वायर बाय r, बताया था ना, ये यहाँ माइनस k z स्क्वायर बाय r। और हम लोगों ने एक थ्योरी लगा दी, ये वाला फार्मूला 1 ले लो, और mv स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, एक और इक्वेशन हम लगाए थे, फ्रॉम इक्वेशन mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k z स्क्वायर बाय r। ये वाला है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो r और ये स्क्वायर कटा था, तो mv स्क्वायर हो गया था k z स्क्वायर बाय r के बराबर। तो यहाँ पे मैंने पुट किया था इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया था, mv स्क्वायर का वैल्यू, mv स्क्वायर की जगह k z स्क्वायर बाय r माइनस, यहाँ पुट कर रहा हूं, माइनस k z स्क्वायर बाय r। इसको माइनस करोगे तो माइनस हाफ k z स्क्वायर बाय r। ये आपको याद रखनी है, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, माइनस हाफ k z स्क्वायर बाय r। ओके, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस हाफ k z स्क्वायर बाय r, आपको याद रखना है ये वाला।
अब हम लोगों ने r का वैल्यू यदि पुट कर दिया, r इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, ये वाला पुट किया था, तो ये वाला पुट करने के बाद हम लोगों को क्या मिला था, माइनस 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर है ना, Yes, sir. e to the power 4 by m divided by n square x square, ये मिला था हम लोगों को, है कि नहीं। और फिर हम लोगों ने सारे कांस्टेंट को पुट किए थे, सारे कांस्टेंट को पुट किया था, और सारे कांस्टेंट को पुट करने के बाद अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप जब पुट करोगे तब आपको ये वाला वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना, गॉट इट। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ध्यान देना, सीजीएस सिस्टम में k का वैल्यू 1 होता है, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको k को ओमिट भी कर सकता है वो लोग, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में k = 1, तो k को ओमिट कर देगा और बाकी ये सब रहेगा। बट टोटल एनर्जी का विदाउट k भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या हुआ, टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आया था, जल्दी बोलो क्या आया था, -13.6 into z square by n square electrovolt. into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और टोटल एनर्जी का यदि हम लोग जूल में बात करें, ऐसा ही बात करें तो 2.8 जूल पर एटम, ठीक है ना, याद रहेगा ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला 2.18 into 10⁻⁻⁸ z square by n square जूल पर एटम, ओके क्लियर है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखने का है, -13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। चलिए आगे देखते हैं, मिटा दूं मैं इसको, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था कि नहीं किया था घर में ये वाला, ठीक है ना, जिसने नहीं किया था वो करेगा। अब चलिए ये तो मैं आपको बता दूं, अब सबसे बड़ी एक कहानी आती है कि बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये माइनस साइन का मतलब क्या है, ये माइनस साइन का मतलब क्या है टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम के फॉर्मूला में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन। तो चलो हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये तो लास्ट क्लास में बताया ही था। देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये कन्वेंशन है, ओके ध्यान से देखिएगा, आप पढ़िएगा थोड़ा मन में मेरे साथ में, द एनर्जी या ऐसे पहले मैं लिख देता हूं, a free electron is an electron at rest at infinite distance from the nucleus, ठीक है। अब देखो बड़ा समझना ध्यान से एक चीज यहाँ पे, आप फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं एक फ्री इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है पहले वो समझिए। एक फ्री इलेक्ट्रॉन, हम उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो रेस्ट में होती है, जो रेस्ट में होती है कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से,
न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ी हुई है, उसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे अनंत नहीं है, एक पल के लिए समझ लो। सपोज करो ये न्यूक्लियस, ओके, सपोज करो दिस वन इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का एक मैक्सिमम अट्रैक्टिव फील्ड होगा, न्यूक्लियस का एक मैक्सिमम अट्रैक्टिव फील्ड होगा कि नहीं, वहीं तक के इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास तक खींच सकता है। ओके, अब मानो एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड के बाहर चल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में मानता हूं मैक्सिमम ये वाला इसके बाहर चला गया, तो यही हो गई इनफाइनाइट डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन के लिए। हो सकता है ये 50 मीटर हो सकता है ये 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, हो सकता है 50 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर या कुछ भी हो। ओके, इनफाइनाइट का मतलब अनंत नहीं, जस्ट इनफाइनाइट का मतलब सिंपल में समझ लो वो दूरी जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड के बाहर, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में मौजूद है और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज आपको जाननी है, असाइंड a maximum energy E at infinity is equal to 0। कन्वेंशन के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पुल के बाहर चला गया, उस इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम एनर्जी देते हैं और उस मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू हम 0 मानते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कन्वेंशन के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है, कन्वेंशन के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी 0 हो सकता है। ओके, अब आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के जो सबसे सामने सेल है के सेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। आपको मालूम है ना ये बात, न्यूक्लियस के सामने जो सेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है। न्यूक्लियस से जैसे ही दूर जाओगे एनर्जी बढ़ते जाती है और एक पॉइंट पे हो सकता है उसकी मैक्सिमम एनर्जी हो जाए, और उस मैक्सिमम एनर्जी हमें कहां मिलती है, जब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड के बाहर चल जाए एक इलेक्ट्रॉन, और उस मैक्सिमम एनर्जी को हम असाइन किए 0। अब मुझे एक बात बताओ, यदि अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुसना चाहे, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल के अंदर आना चाहता है, तो इसकी एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि आप न्यूक्लियस से जितना सामने आएगा एनर्जी घटेगा। तो 0 से कोई भी चीज घटता है तो क्या होता है, नेगेटिव। 0 से कोई भी चीज घटेगा तो नेगेटिव ही ना होगा। तो इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल में आ गया तो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही और सामने आते जाता है न्यूक्लियस का और सामने आ रहा है, उसकी एनर्जी और नेगेटिव होती चली जाती है। ओके, और मैक्सिमम नेगेटिव होगी के सेल में। ओके, तो एक पॉइंट मैं लिख सकता हूं, तो आप मुझे बताना कि ये ट्रू है कि फॉल्स। एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन at rest is greater than an electron in an atom। अब ये मुझे बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, सिंपल सी बात है। एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो न्यूक्लियर पुल के बाहर चला गया, और न्यूक्लियर पुल के बाहर जहां गया उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में मौजूद है उसका एनर्जी हमेशा ग्रेटर रहेगा कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर में है, या बोलो तो न्यूक्लियस पुल के फील्ड में, ठीक है ना। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि जीरो से कोई चीज घटता है तो नेगेटिव नहीं होने लगता, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी कन्वेंशन के हिसाब से जीरो माना जाता है। But this is the reason for negative electronic. और डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा, जब इंटीग्रेशन सीख लोगे ना आप लोग इन डिटेल्स, तब मैं इंटीग्रेट करके आप लोगों को बता दूंगा कि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होता है। गॉट इट? तो अभी थोड़ा मैथ्स पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली आप यहाँ पे समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए बेटा, मिटा दूं मैं इसको? यस Yes, सर। sir. चलो। और चलिए हम लोग आएंगे रिलेशन बिटवीन, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी का क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी का पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो। किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में पूछा था कि सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? निकलेगा, हमें रिलेशन मालूम होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की टोटल एनर्जी के साथ क्या है, या काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन, ये हमें जानना है। टोटल एनर्जी तो निकालना हमें आता है। चलो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट डिराइव करते हैं, बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन डिराइव। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, रटना नहीं है चीज, देखोगे समझ आ जाएगा। टोटल एनर्जी को मैंने डिराइव करके आपको दिया था -12 kZe² बाय R, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. ओके, टोटल एनर्जी अभी जस्ट डिराइव किया, टोटल एनर्जी -12 kZe² बाय R। काइनेटिक एनर्जी था ½ kZe² बाय R। आप लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी की ½ kZe² बाय R। mv² की जगह में ये वाला वैल्यू डालता, आप mv² का ये वाला वैल्यू डालता। अब क्या करता हूं मैं, डिवाइडिंग 1/2, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे को डिवाइड करवा देता हूं। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक इज इक्वल टू ½ kZe² divided by R. Okay, kZe² divided by R divided by sorry ये माइनस साइन की है यहाँ पे, ½ divided by ½ kZe² divided by R। अब देखो यदि मैं काटूं तो kZe² by R, kZe² by R कॉमन है, ½ और ½ -1 आएगा सर। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैं उधर भेज दिया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। आपको यदि टोटल एनर्जी का वैल्यू निकल गया तो जस्ट आप एक माइनस साइन पुट कर दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ये फार्मूला आपको याद है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं एक और, बहुत सिंपल है डेरिवेशन, है ना। अब देखते हैं हम लोग टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। ओके, देखिएगा, बी बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -½ kZe² बाय R, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -kZe² बाय R, यही ना होता है फॉर्मूला। ओके, तो डिवाइडिंग 1/2 टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी कर दो। मैं ये क्या किया, डिवाइड कर दिया,
1/2। ओके, बहुत सिंपल। तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। क्या होगा बताओ? वन बाय जेड स्क्वायर बाय आर कॉमन है, कर दिया, माइनस साइन भी चला गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं उधर भेज देता हूं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ बचा हुआ इधर इज इक्वल टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ओके, तो रिलेशन क्या आ गया देखो, टोटल एनर्जी तो मैं लिख सकता हूं माइनस काइनेटिक एनर्जी, मैं टोटल एनर्जी को लिख सकता हूं हाफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो ये एक ओवरऑल रिलेशन आ गई आप लोगों के पास में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है, माइनस साइन बैठा दो उसके आगे में तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, या टोटल एनर्जी आपको मिल गई तो उसकी आधा कर दो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। कहानी खत्म, वेरी सिंपल। न्यूमेरिकल देखेंगे आगे इससे रिलेटेड। समझ आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, आई सपोज समझ आ गया होगा सबको। ओके, वेरी गुड, वी विल मूव फॉरवर्ड जल्दी से। कॉपी इट। ओके, सर हेलो मैं सर। बोलो बेटा, सर इस टॉपिक में क्रिटिकल पोटेंशियल था, वो क्या है? क्रिटिकल पोटेंशियल कहाँ, क्रिटिकल पोटेंशियल कुछ बताया बेटा मैंने? सब बुक में था। बताएंगे बताएंगे, समय आने दो, सब बताएंगे, ठीक है? ओके, अभी तक तो नहीं ना बताया। और हाँ बोलो बेटा। सर ये जो जितना भी रिलेशन हम लोग डिराइव किए ये तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ही आएगा। आप लोग सब इन रिलेशन को एक बार डिराइव करोगे। ओके, यस चलिए मिटा दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सर इसके पहले क्या एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो एनर्जी की कहानी हुई। अब चलो हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, अब मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे। मैं हाइड्रोजन एटम का कहानी देख रहा हूं, जल्दी जल्दी। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल क्या होगी? आपको एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप मुझे जल्दी से बेटा कोई डिराइव करके बताओ कि क्या होगा minus 13.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। कुछ किया, माइनस 13.6 Z की जगह में 1 पुट किया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आप पहला से है तो 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पहला घर का एनर्जी आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो दूसरा घर का जल्दी से बताओ। minus 3.4 electron volt. गुड। यदि मैं सेकंड घर का बात करूं तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4। आप डिवाइड करोगे तो माइनस 4 3 या 12 और 4 जा 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा और चौथा घर का डिवाइड Minus करो जल्दी से। 1.51 electron volt. Third का 1.51 आपको याद है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा घर का 0.85 electron volt. Minus 0. 13.6 into 1 by तीसरा घर तो 3 स्क्वायर हो जाएगी 9। ओके, तो 9 1 जा 9 और कितना 5 6 9 5 जा 45 है ना।
और बच जाएगी 9, 9 1 जा 9 हो जाए कितना 5 गया उधर, 9 5 जा 45, 10 9 1 जा 9, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, याद रखना है सब। E4 minus 13.6 into z square हो गई 1, n square हो गई 16, 4 square हो गई 16, 16 कितना जा 0 जा पॉइंट आ जाएगी ना, तो 16 0 जा 0, 136, 16 8 जा कितना 128। बेटा देखो, आप जितना को मैं बता रहा हूँ अपने दिल में ये बात जान लेना, 16 8 जा 128। यदि बहुत बच्चे को नहीं मालूम है, यू आर लैगिंग वेरी बिहाइंड, क्योंकि आईआईटी में यदि आपको क्वालिफाई करना है तो 30 तक टेबल आपको याद रहनी चाहिए कंठस्थ। 30 तक टेबल तो आपको जानना ही होगा मिनिमम। तो 16 8 जा 128 और कितनी बच जाएगी 5 8 है ना, 128 तो 230 और 6 8, 16 5 जा 80, तो 0.85 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार वैल्यूज आपको मिनिमम दिमाग में रखनी है। ओके, आगे। अब बेटा देखो, ऑब्जर्व करो कोई चीज। अब इनको ऑब्जर्व करने के बाद यदि आपको कुछ चीज पता चल रहा है तो आप मुझे बताओ। मान लो ये वाली है न्यूक्लियस, मैं मान लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। दो चार्ज Z लिख सकते हैं कि नहीं? पॉजिटिव Z ही लिख सकते हैं ना, सबको मालूम है ना। Z एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 प्रोटॉन है, तो 5 into 1.6 into 10 to the minus 19, 10 प्रोटॉन है तो 10 into 1.6 into 10 to the minus 19। ओके, यस सर। चार्ज होती है Ze। ओके, प्लस Ze। अब देखिए, ये मुझे बताने का जरूरत भी नहीं है, बट ध्यान से देखो। अब मानो ये पहला सेल है, ओके, दूसरा सेल सामने होता है कि दूर होता है? थोड़ा दूर होगा। दूर। तीसरा सेल और थोड़ा दूर, चौथा सेल और थोड़ा दूर, है ना। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा सामने हो गया, पर ये मान लो ठीक है, वो चौथा सेल हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब आपका ये वाली ग्राउंड स्टेट है, पहला सेल को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो ग्राउंड स्टेट का रेडियस क्या होता है? ग्राउंड स्टेट का रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है? A0 A0 अब ये याद रखना बेटा, ये सब चीज। A0 की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ठीक है ना। अब आप यहां चले गए 4A0, 4A0 होता है ना। अब 4A0 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, सबको मालूम है, मैंने बताया था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n is equal to 2, n is equal to 2 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, n is equal to 2 is the first excited state। अब इसकी एनर्जी कितनी निकली? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो दूरी है 3A0 है ना, करेक्ट। अब ये दूरी कितना है? 9 9A0, दिस वन इज 9A0। और यदि ये दो घर के बीच का बात बताओ तो 7 5A0, इन दोनों के बीच में 5A0, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। और यहाँ की हो गई माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे ही यहाँ की हो जाती है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या नजर आ रहा है? ये माइनस 13.6 ज्यादा कि ये वाला ज्यादा है? सर -3.4 कम नेगेटिव जो होता है वो ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है, ज्यादा नेगेटिव मतलब छोटा वैल्यू। तो हम लोग क्या देखते हैं? सिंपल, मैंने बताया भी था आप लोगों को, न्यूक्लियस के जितने सामने हम हैं एनर्जी की वैल्यू उतनी कम है। थोड़ा दूर गए देखो बढ़ गया, नेगेटिव साइन कम हो गया तो बढ़ गया एनर्जी, और दूर गए तो और एनर्जी बढ़ गया, और दूर गए तो और एनर्जी बढ़ गया, है कि नहीं। और आपको यदि कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछी जाए एग्जाम में, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, E4 माइनस E3, क्या होगा?
ये वाला ऐसे होगा? नो सर। नहीं, पक्का? गलत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ये मैं एनर्जी लिखा हूँ सर उल्टा हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। पक्का? सही E1 करके दिखाओ तो थोड़ा कितना होता है? E2 माइनस E1 करोगे तो कितना आ रहा है? 10.2। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 मैं यदि करूं तो E2 है माइनस 3.4, 10.2 आया। 0.4 माइनस माइनस प्लस 13.6 तो कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो सर, ग्रेटर देन ही होगा, ठीक लिखे आप। ठीक है ना? अब ये वाला है E3, ये वाला है E2, E3 माइनस E2 करो तो माइनस 1.51 माइनस माइनस 3.41, तो ये वैल्यू कुछ आती है 1.89 के आसपास है। ओके, अब और ये डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो देखो रेडियस में होता था क्या? R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3। देखो जैसे ही, अब ये चीज दिमाग में रखना है, आईटी से काफी बार ये क्वेश्चन पूछे हैं, दिमाग लगा के बच्चों की नॉलेज को और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है यहाँ। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, दो सेल के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है। के एल सेल के बीच में जितनी दूरी होगी, एल एम सेल में ज्यादा दूरी होगी, एम एन सेल में और ज्यादा दूरी होगा, है ना? तो डिस्टेंस बिटवीन दो सेल बढ़ते जाता है जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूं। बट एनर्जी बिटवीन दो सेल क्या होता है? घटते जाता है जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूं। ठीक है ना? देखो इन दोनों का एनर्जी गैप 10.2 का है, इन दोनों का एनर्जी गैप 1.9 का है, इसका 0.66। समझ आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आपको रखनी है कि न्यूक्लियस से यदि आप दूर जाते हो तो एनर्जी गैप घटते चले जाए। के एल सेल की जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, एल एम सेल में एनर्जी जो गैप है वो कम है, एम एन में और एनर्जी गैप कम है। ये ध्यान रहेगा सबको। ओके, अंडरस्टूड? और ये वाला याद रखना है आपको। मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी आप लोगों को दिखाई देता एक्चुअली ये वाला थोड़ा दूसरा ढंग से समझाना चाहिए मुझे। वो रेडियस के लिए वो ठीक है, मैं एनर्जी डायग्राम से आपको ये समझाता हूं तो अच्छे से समझ आए। सपोज करो ये वाला फर्स्ट सेल का एक है, तो फर्स्ट सेल को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब देखो ये वाला n = 2 होता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसकी एनर्जी हम लोगों ने डिराइव किया भी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिराइव किया। फिर n = 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी आएगी -1.51 89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? अब देखिए n = 4, इसकी आई
माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वैसे बहुत सारे एनर्जी लेवल है, सामने होते जाते हैं, सामने होते जाते हैं, और रफली लास्टली n इज इक्वल टू इंफिनिटी दिया जाता है। ओके, कोई भी दो एनर्जी की आप ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। आपको माइनस .66 इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1, E3 माइनस E2 कम गया, E4 माइनस के सामने एनर्जी गैप कितना क्लोज होते चले जाता है, इंफिनिटी देखो कितना सामने आ रहा है। ओके, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, 0. Zero. लो, इंफिनिटी पे एनर्जी होती है। ओके, गॉट इट। अब देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from ground state to n equal to infinity. ओके, या ऐसे बोलो, टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। देखो IE इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक लेके चला जाऊं, इंफिनिटी तक लेके चला जाऊं। ओके, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक ले जाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब जल्दी से कोई दिमाग लगा के बताएगा, ये तो हाइड्रोजन के लिए मैंने बनाया, तो हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो मुझे बता सकता है? Sir, 13.6. यस, Yes, sir, 13.8. जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था तो उसकी एनर्जी थी -13.6। ओके, अब उसको ले जाना है इंफिनिटी में, तो इंफिनिटी में ले जाना है तो इंफिनिटी में एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो -13.6 में कितना ऐड करोगे तो 0 होगा, प्लस 13.6 ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा, है कि? तो इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जितना उसका टोटल एनर्जी है उसका आप नेगेटिव साइन ले लो। ओके, उसका आप नेगेटिव ले लो तो आपको मिल जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। देखो ग्राउंड स्टेट में कितना था, -13.6 था, और हमने कितना दिया, -13.6, तो +13.6 दिया ना, तो -13.6 -13 दिया, तो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को, यहीं पे बना देता हूं। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी
What is the ionization energy of He2 plus? Sorry, He plus. He2 plus. कोई बना सकता है? जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। प्लस 13.6। हीलियम का पूछा हूं बेटा, हाइड्रोजन का नहीं। What is the ionization energy of He plus? तो सबसे पहले तो आप टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में निकालोगे ना। ग्राउंड स्टेट मतलब पहले घर में टोटल एनर्जी निकालो He प्लस का। सर 3.4। एनर्जी ग्राउंड स्टेट मतलब पहला घर में He प्लस का क्या फॉर्मूला होगा एनर्जी का? -13.6 into Z square सर by 27। Z square। Z square 54.4 1 divided by Z square 1 नहीं हुआ, Z हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गई 4, Z स्क्वायर by n स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, तो हो गई -13.6 into 4, तो कितनी हो जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। तो ये आ गई टोटल एनर्जी हीलियम की कहां पे? ग्राउंड स्टेट में। तो आपको ग्राउंड स्टेट में एनर्जी नहीं निकालने आता, इतना तो सिंपल है, अभी तो बताया। ग्राउंड स्टेट मतलब पहला घर में एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी घर में He प्लस का -13.6 Z स्क्वायर, Z की जगह क्या हो 2 होगा हीलियम का, तो 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4, 13.6 into 4 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हुई टोटल एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 54.4 electron प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आप वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2 प्लस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। ओके, Yes sir. वेरी सिंपल है। पहला घर में एनर्जी निकाल लेना 3 स्क्वायर 9, अब खत्म, फिर उसके आगे माइनस साइन, वेरी इजी। तो ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो ग्राउंड स्टेट से आपको इंफिनिटी तक भेजना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब पहला घर में। ओके, आगे -54.4 में प्लस 54.4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। आपका तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन n=2 पे हुआ तो वो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, वो बताएंगे। ओके, तो क्या वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा? नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से आपको इंफिनिटी। सर हाँ, तो वो जो आयोनाइज जो फर्स्ट एक्साइटेड सेल जो है जिसमें एनर्जी रहेगा उतना हम एनर्जी निकाल के फिर उसको उतना एनर्जी दे देंगे, तब तो 0 हो जाएगा। मैं बताऊंगा बेटा, मैं बता रहा हूँ एक्साइटेशन एनर्जी उसको बोलते हैं, पहले ये नोट कर दो, वो बता रहा हूँ। ओके, इसको मिटा दूं, आगे बढ़े। यस सर। आप देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ आपका पहला घर से इंफिनिटी तक ले जाना, ठीक है। एक और एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, वो क्या है? The energy required to jump from one energy level to other energy level is known as
एक्साइटेशन एनर्जी। देखो आप यदि पहला घर से इंफिनिटी जाते हो तो बात होती है आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। ओके, आप यदि एन छोड़ के, कोई भी एन छोड़ के 2 3 4 5 या 1 से भी एन इक्वल टू एनी हायर सेल में जाते हो, ओके, एनी हायर सेल में जाते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। एक्सेप्ट 1 to इंफिनिटी, ठीक है। सिर्फ 1 से इंफिनिटी को जाने को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और यदि आप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इसी से कोई भी हायर सेल में जाते हो तो वहां जाने के लिए आपको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्सेप्ट 1 to इंफिनिटी, ये दिमाग में रखिए। जैसे आप दूसरा से चौथा में चल जाओ तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ। फोर्थ से 8 में चल जाओ तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम 4 to 8। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाते हो तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। गेन करना पड़ेगा। तो कितना गेन करना पड़ेगा, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर गेन करना है ना। मानो यदि इसका 10 है इसका 5 है तो कितना एनर्जी गेन करना पड़ेगा, 5। 5। समझ गए। अब मानो ये 5th घर है और ये वाला 7th घर है तो आप इस जंप को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलोगे कि एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, समझ गए। तो कोई ज्यादा लॉजिक का डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है, बट सिर्फ 1 से इंफिनिटी को छोड़ दो तो बाकी सारे जंप एक्साइटेशन। सर हाँ बेटा। सर अगर 5 से इंफिनिटी पे जाएगा तो भी एक्साइटेशन एनर्जी होगा ना? हाँ, एक्साइटेशन। देखिए आप देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन बनाओ आप। चलो, कैलकुलेट द potential energy of an electron in second excited state of Be3+। जल्दी से बनाना है। जल्दी से, कौन दे रहा है जवाब, जल्दी से। Calculate the potential energy of an electron in second excited state of B3+। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड। नाम बताओ, किसने बताया? माना कारोई। वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा सेल? थर्ड सेल। ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड सेल। तो सबसे पहले आप टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू z² बाई n²। z कितनी होगी इसकी? 3 होगी। z² बाई n², 3² बाई 3², 3² गया, 3² गया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 आया। आपको मालूम है टोटल एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो आपका क्या आ जाएगा -13.6 into 2 करोगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ओके, समझ आ गई? सर बेरिलियम का तो 4 होगा ना एटॉमिक नंबर? यस सर। अच्छा, बेरिलियम। यस सर। तो इस क्वेश्चन को चेंज कर दो, बेरिलियम लेके मत बनाओ, लिथियम लेके बनाओ, ठीक है ना? तो यहाँ पे कर दो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट कर दो तो 4 स्क्वायर कट जाएगा। ओके, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट लेके तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, कट जाएगा ना? ओके, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिए, समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो मेन यहाँ पे जो आपको बताना था, ये 3 और 4 कहानी नहीं है, मेन कहानी जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी के। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट टोटल एनर्जी निकाल के टिक कर देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, टोटल एनर्जी, ठीक? ओके, यदि आपसे इसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता तो क्या आंसर होता है इसका? 13.6। Yes, sir. 13. ओके, so I suppose this is clear. Calculate the relation between kinetic energy and potential energy. Sir, kinetic energy equal to half of potential energy. तो ध्यान दिमाग लगाओ, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, यही तो ऑप्शन में फंसता है बच्चा लोग, हाफ k z स्क्वायर बाय r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस k z स्क्वायर बाय r। तो क्या रिलेशन हुआ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा तो इट्स इक्वल टू व्हाट? माइनस हाफ। ओके, अंडरस्टूड? तो ये दिमाग में रखनी है। Yes, sir. समझ आ गया सबको? यस सर। देखो, तो भोर की तो ये कहानी थी, और भोर के सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं भोर से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, तो आप लोग भोर के पार्ट को रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं 15-20 मिनट से ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा भोर के सेक्शन से रिलेटेड। भोर के जितने बार पार्ट्स बताया सारे आपको पढ़ के आने हैं अच्छे से, ठीक है ना? क्योंकि मेंस में या आपके नीट में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भोर वाले टॉपिक से आते हैं। Sir, line spectrum of hydrogen पढ़ा दिए? नहीं पढ़ा है बेटा, इसके बाद पढ़ाएंगे लाइन स्पेक्ट्रम, Okay, sir. क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा अच्छे से समझ आता है यदि भोर के मॉडल को पहले पढ़ लिया जाए। वैसे लाइन स्पेक्ट्रम पहले आया था, बट हम लोग पढ़ेंगे बाद में अच्छे से समझेंगे। तो जो बात बोल रहा हूँ वो समझिए पहले। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से भोर के जितने भी डेरिवेशन बताया हूँ, जितने भी रिलेशन बताया हूँ, जितने भी फॉर्मूला बताया हूँ, उसको अच्छे से देखना है। ओके, तो अब चलो देखते हैं हम लोग कि भोर क्यों फेल हो गया, भोर का मॉडल क्यों फेल। तो पहला रीजन है भोर्स थ्योरी is not valid for multi electron system।
ये जो बोर की थ्योरी है ना, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कोई भी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता है अच्छे से। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बोर नहीं डिफाइन कर पाता। आपको चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तभी बोर का नियम चलेगा। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे रेडियस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे लाइन स्पेक्ट्रम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में, वो की प्रॉपर्टी होती है, वो भी वो डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो बोर की थ्योरी सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहा था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कंप्लीट फेलियर थी, और दुनिया में अक्सर चीज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, इनकी मॉडल फेलियर थी। दूसरी, नो मैथमेटिकल प्रूफ फॉर MBR is equal to NH by 2 pi। देखो, मैंने आपको बोर की रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, और ये वाला फॉर्मूला मैंने कहीं डिराइव किया था क्या? नहीं किया। अब मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि बोर ने ही नहीं किया। अब बोर कहां से एक फॉर्मूला लाया, बोर ही जानता। ओके, तो उन्होंने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। ओके, थर्ड, Bohr's model could not explain the splitting of spectral lines in magnetic field, Zeeman effect, and in electric field, Stark's effect। देखो बेटा, ये पॉइंट तो आपको फिलहाल समझ नहीं, समझ लो। देखो, एटम से, थोड़ा सिंपल बता दे रहा हूं, एटम से जो रेडिएशंस निकलते हैं, ओके, उनको यदि हम लोग एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करें, एटम से जो रेडिएशंस निकलते हैं उनको यदि एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया जाता है तो कुछ लाइंस आते हैं। ओके, कुछ लाइंस आते हैं, और हर एटम के लिए लाइंस अलग होते हैं। हर एटम से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उनको यदि फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया जाए तो सबकी अलग टाइप की लाइन स्पेक्ट्रम आती है। ओके, सिंपल में समझ लो, एटम से रेडिएशन निकला, उन रेडिएशन को एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर, उन फोटोग्राफिक फिल्म पे कुछ लाइंस आती हैं, और हर एटम के केस में डिफरेंट लाइंस आती हैं। हर एटम की जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है वो डिफरेंट। ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल्स नेक्स्ट टॉपिक, बट इतना समझ लो कि बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं ना, इनको यदि मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाए तो महीन महीन लाइन में ये टूट जाता है, और महीन महीन लाइन में ये टूट जाता है। ओके, क्यों टूटता है बोर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो इन डिटेल्स इसको रहने दो, इस टॉपिक पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस टॉपिक को बाद में समझेंगे जब हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। बट इतना समझ लो कि जो फोटोग्राफिक फिल्म पे लाइंस आते थे, यदि उन लाइन को पहले मैग्नेटिक फील्ड से पार करवाया जाए और तब फोटोग्राफिक फिल्म पे प्लॉट करते हैं उसको, तो महीन लाइन में टूट जाता था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी महीन लाइन में टूटता था, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, बट सिंपल अभी जान लो, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस या लाइन स्पेक्ट्रम टूटते हैं उसको हम लोग जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टूटते हैं उनको स्टार्क्स इफेक्ट। बट इन डिटेल्स हम लोग इसको पढ़ेंगे जब तब समझेंगे। बट मैंने अभी फेलियर लिखवाया तो ये लिखवा दिया, ये पॉइंट बाद में हम लोग समझेंगे। नंबर 4, दिस थ्योरी was against de Broglie
duality of matter and Heisenberg uncertainty principle। देखो बेटा, आने वाले क्लासेस में और दुनिया में फिर जाके जब और डेवलपमेंट हुए 1924 के बाद, 1924 1926 में कुछ थ्योरीज आए। वो थ्योरी थी डी ब्रॉगली ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, हम पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एक थ्योरी है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक थ्योरी है जो एटम से रिलेटेड है। उन सब थ्योरीज को बोर की मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि ये सब थ्योरी एटम के से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। तो उन थ्योरीज को भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए बोर की मॉडल वाज अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलिड था। इसके लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। लाइंस यूनिक होते हैं हर एलिमेंट के, वो लाइंस टूट जाते थे मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यों टूटते थे उनका भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। बाद में दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आई एटम से रिलेटेड, डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल डुअलिटी और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनके अगेंस्ट था बोर का थ्योरी। ओके, बोर का फेलियर हुआ और बाद में और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दिए और फिर एटम को एक नया रूप मिला। ओके, वी विल सी दैट इन लेटर क्लासेस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे, वो क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम, तो वहां पे आपको ये थर्ड पॉइंट समझ।